Good morning, kids. Let's start with your ninth lesson, New Economic Policy of India since 1991. Let's talk about the last point of your lesson, that is globalization. Before moving ahead, guys, let's have a look toward the meaning of globalization. Ki exactly what is globalization? So over here, globalization means creation of global economy. Means whatever product you are making, you are producing, to make the particular product famous throughout the globe. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अगर मैं बात करती हूँ इस जो भी हमारा वर्ल्ड का राउंड मैप होता है उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्लोब। अब उसी से बना है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट जो मंचर में बन रहा है या पुणे डिस्ट्रिक्ट में बनता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे पूरे दुनिया में फेमस करना है, कैसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, या कैसे उस पर्टिकुलर चीज का सेल पूरी दुनिया में वी कैन से रोटेट करना है, मूव करना है या शिफ्ट करना है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन। चलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं कि एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन क्या होना चाहिए। कम ऑन पेज नंबर 60। Globalization means the creation of global economy. A global economy is a borderless economy having a free flow of goods and services, capital, labor and technology across the national borders. Yes, अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट को फेमस करना है, ये करना है, तो ये हो जाएगी एक फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के रूल्स, रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, कि यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, कि आप इंडिया के बाहर ये चीजें नहीं बेच सकते हो या और कुछ चीजें नहीं कर सकते हो। ये हो जाएगी हमारी वी कैन से फ्री ट्रेड बोल दीजिए या एक फ्री फ्लो इकोनॉमी हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज, इसे आप बॉर्डरलेस इकोनॉमी भी बोल सकते हो। बॉर्डरलेस मतलब कि यहाँ पे जो बॉर्डर्स होती है, कंट्री की जो नेशनल बॉर्डर्स होती है, वो बॉर्डर्स भी किसी प्रकार का वी कैन से बैरियर नहीं बनती है, या द सेम विल नॉट क्रिएट वी कैन से लिमिट फॉर यू, द सेम विल नॉट डिसाइड अ लिमिट फॉर यू। दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन मीन्स creation of a global economy where we can say it's a free flow of goods and services within the countries. Let it be 1 2 3 जितनी भी countries में आपको बेचना है, it's a free flow of goods and services. And the third one is, it is also called or known as borderless economy. Why it is known as borderless economy, guys? Because border की boundaries यहाँ पे नहीं होती है। तो this is the meaning, या we can say this is the definition of globalization. Let's move toward कि what are the measures taken for globalization. Let's have a look toward that. Measures taken for globalization. Okay guys, apart from that globalization is a borderless economy. In it we can say free flow of goods and services are there throughout the country, yeah, we can say throughout the globe. But apart from that, some measures taken for globalization. Now exactly what are these we can say measures? Let's have a look toward that one by one. The first measure is removal of quantitative restrictions. चलिए देखते हैं कि सबसे पहला वाला मेजर क्या हो जाता है ग्लोबलाइजेशन का। All the quantitative restrictions have been removed on imports and export. Further, tariff rates have been brought down considerably. The import duty on industrial goods have been reduced. If we talk about, guys, restrictions which are we can say quantitative, जिन restrictions को या rules को हम लोग count कर सकते हैं, easily उनकी counting कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑन इंपोर्ट या वी कैन से एक्सपोर्ट, सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड या सच थिंग्स शुड बी रिड्यूस्ड। कैसे? जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है जिन्हें हम इजीली फिंगर काउंट कर सकते हैं, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को इंपोर्ट पे जो भी रहते हैं या एक्सपोर्ट पे जो भी रहते हैं, जैसे कि टैरिफ रेट्स रहते हैं या वी कैन से किसी प्रकार का टैक्स होता है,
ये सारी चीजों में वी कैन से कमी हो जाती है, या ये बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाते हैं, या ये बहुत हद तक के रिमूव कर दिए जाते हैं। ये हो जाता है फर्स्ट मेजर टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट वाला मेजर चेकआउट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सेकंड मेजर टेकन। एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, encouragement to फॉरेन कैपिटल। चलिए देखते हैं कि एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट हैज टू ओपन द इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड वेरियस सेक्टर्स, इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यस गाइस, if we are dealing with, we can say, different countries, but of course will get, yeah, will earn different currency from different countries, as we are selling goods to different countries. So but of course will earn currencies from different countries, and the same will result in encouragement to foreign capital. Means over here we are collecting amount, yeah, we are collecting funds, या we can say cash, या we can say foreign exchanges from different countries. अगर मैंने आपके लिए बात की थी यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि हम इंडिया में बनने वाली चीज को बाहर के देशों में इजीली बेच पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने अलग अलग कंट्रीज में आप लोग सामान बेचोगे उतना ही आपको डिफरेंट कंट्री की करेंसी यानी कि पैसे मिलेंगे। अब पैसे मिलेंगे तो आप इसे फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हो। जितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास में आ जाएगा उतना आपके पास में फॉरेन कैपिटल या दूसरी कंट्री से आया हुआ कैपिटल के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी या वाढ़ होती रहेगी। ठीक है, ये हो जाता है उसका सेकंड मेजर कि टू एनकरेज फॉरेन कैपिटल। चलिए थर्ड वाला चेकआउट करते हैं। द थर्ड वन इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। कन्वर्टिबिलिटी, चलिए देखते हैं थर्ड वन। एक्सचेंज रेट ऑफ अ रुपी हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल। Rupee is made fully convertible to all current account transactions. If we talk about convertibility of a rupee, as I told you that we are earning, we can say different currencies के different country के currencies we can say collecting या we are receiving. तो the next major taken for globalization is easily convertibility of a rupee. जो भी फॉरेन करेंसीज हम लोग अर्न करते हैं या वी कैन से लेते हैं लोगों से, उस करेंसी का इजीली कन्वर्ट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी बहुत हद तक के क्या हो चुका है बच्चों, इजी हो गया है कि इजीली दे कैन कन्वर्ट द रुपी, वी कैन से अमेरिकन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली वो कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द अनदर मेजर फॉर ग्लोबलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज फॉरेन कोलैबोरेशन। Foreign collaboration. Let's start with that. Indian companies are allowed to enter into important foreign collaboration. Example: Maruti Suzuki, Hero Honda, Tata Chorus deal of iron and steel in South Africa. कोलैबोरेशन के अंदर क्या आ जाता है? कोलैबोरेशन के अंदर आ जाता है कि as we are dealing in creation of global economy, तो over here we are dealing with abroad, we can say countries या different countries. तो over here foreign collaboration is there. यहाँ पे क्या होता है कि just because of globalization आपका interaction बहुत सारी countries के साथ at a time होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मर्जर्स या वी कैन से अमालगमेशन, दो कंट्रीज एक साथ आके काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, जैसे कि हीरो और होंडा। ओके, बोथ आर डिफरेंट वी कैन से कंपनीज, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दे आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ न्यू बंच ऑफ कंपनी। हीरो होंडा ले लीजिए या वी कैन से मारुति सुजुकी ले लीजिए, ये किसी एक कंपनी के नाम नहीं है, ये दो कंपनीज, दो फॉरेन कंपनीज कोलैबोरेशन के वक्त इकट्ठे आई है और अपना बिजनेस इन्होंने आगे स्टार्ट कर रखा है। चलिए अगला देखते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द फिफ्थ मेजर फॉर ग्लोबलाइजेशन।
that is long-term trade policy. To ensure long duration in foreign trade, changes were made in the foreign trade policy. The main feature of this policy is liberalized removal of we can say restriction या encouragement to foreign collaboration. If we'll talk about की long term policy, तो यहाँ पे वो लोग सबसे पहले तो फोकस करते हैं लिबरलाइजेशन पे, है ना, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में. और द थर्ड वन इज फॉरेन कोलैबोरेशन. चलिए इफ विल टॉक अबाउट कि वो लोग इस पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं. फॉर दैट दे हैव टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज. दे हैव टू रिड्यूस या दे हैव टू अवॉइड रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर वी कैन से नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर उन्हें ज्यादा फोकस करना है कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज दे आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस. ये हो जाता है लॉन्ग टर्म की ट्रेड पॉलिसी. सबसे पहले तो कंट्रीज के बैरियर्स को हटा दो, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उन्हें थोड़ा कम कर दीजिए और फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए. चलिए सिक्स्थ वाला मेजर चेकआउट करते हैं, एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा. थ्रू EXIM policy, various incentives are given to exporters. Social economic zones are created to encourage exports. If we'll talk about encouragement to exports, yes, globalization में import और export ये दो फंडे बहुत ज़्यादा important होते हैं. अगर मैं बात करती हूँ कि encourage करना है, push करना है या support करना है किसे, export को. अगर हमें export को support करना होता है तो यहाँ पे उनके लिए क्या करना होगा, कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स उन्हें प्रोवाइड करने होंगे या उनके लिए कुछ रिवॉर्ड्स अपॉइंट करने होंगे, अलॉट करने होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट को एनकरेज करेंगे या ज्यादा एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं. ओके, तो दीज आर द सम मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन. Now we'll start with the last point of your 9th lesson of economics, which is evaluation of economic policy. Evaluation of economic policy of 1991. चलिए अब हमारे पर्टिकुलर 9th लेसन का लास्ट पॉइंट बचा है जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. लास्ट पॉइंट बचा है. चलिए देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की इवैल्यूएशंस है 1991 की पॉलिसी के हिसाब से. द फर्स्ट वन इज मेजर अचीवमेंट्स. चलिए देखते हैं इसके कुछ मेजर अचीवमेंट्स हो जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजों को अचीव कर रखा है, हासिल कर रखा है या इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो गए. द फर्स्ट वन इज revolution and IT sector. The first achievement is revolution and IT sector. चलिए स्टार्ट करते हैं. Globalization has created a revolution in the IT sector. It has contributed to India's gross domestic product. Indian software engineers are high in demand in developed countries like USA, UK and France. Yes, if we'll talk about IT, as we all aware about that IT plays very important role in growth and development of a country. That IT की वजह से क्या होता है, the same information technologies, information technology will save your time, your energy and we can say the same will support help you to growth your business. So revolution in IT sectors के अंदर क्या आता है कि just because of new economic policy हमारा ये जितना भी IT सेक्टर था इसको एक बहुत अच्छी तरह से ब्रेक मिला है. ये बहुत हद तक के वी कैन से एक्सपांड कर रहा है या आगे बढ़ रहा है. अब अगर हम लोग बात करते हैं आईटी इंजीनियर्स की तो इनकी यूएसए या वी कैन से यूके या वी कैन से फ्रांस, इन पर्टिकुलर कंट्री में इन आईटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है. ठीक है, ये था मेरे लिए सबसे या वी कैन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा अचीवमेंट कि आईटी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया है और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस या बहुत सारी चीजें बहुत हद तक की इजी हो चुकी है. मूव टुवर्ड द सेकंड वी कैन से अचीवमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी.
इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी। चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज में कैसे इंप्रूवमेंट हुए हैं। स्टार्ट करते। ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, financial sector has become highly professional and competitive. They are providing quick services through credit cards, e-banking to their customer. If we'll talk about financial facility, so guys, let me clear one thing to you, that finance plays very important role in each and every type of business. How? Because finance का मतलब होता है पैसे, and being a commerce students we all know कि पैसों की कितनी अहमियत होती है एक पर्टिकुलर बिजनेस में। अब अगर मैं बात करती हूँ इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में क्या हुआ है, आफ्टर 1991 जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, जितने भी बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक ले लीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक ले लीजिए, फॉरेन बैंक्स ले लीजिए, इन बैंक ने क्या किया है कि बहुत हद तक के लोगों को लोन प्रोवाइड किए हैं, प्लस उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी है बच्चों। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली फैसिलिटीज, या वी कैन से उन्हें डेबिट कार्ड, उन्हें क्रेडिट कार्ड, या वी कैन से उन्हें ई बैंकिंग की फैसिलिटी। बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, कस्टमर को डेबिट कार्ड अगर है, एटीएम कार्ड, बैंक में बार बार ही जाना नहीं पड़ता है, क्रेडिट कार्ड है, इजीली बिजनेस वी कैन से वो चला पाता है, ई बैंकिंग है, बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर करेगा, विड्रॉ करेगा, क्विट करेगा, जो करना है वो करेगा। मतलब ये चीजें क्या होती है कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज की वजह से भी बहुत हद तक के एक बिजनेसमैन को वी कैन से बिजनेस में सपोर्ट हुआ है या मदद मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड अचीवमेंट की तरफ, कि थर्ड हमारा अचीवमेंट क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Improvement and educational standards. Improvement and educational standard. Yes. Globalization has motivated Indian students to go to abroad and seek higher education as an effect of flexibility in getting educational loans, scholarships and we can say other required facilities. Yes, if we talk about the third achievement of we can say new economic policy of India 1991, the same will provide we can say higher education for students, those who want to go to abroad and seek get higher education. Now for them educational loans, we can say scholarships या educational loans are provided for them. जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाके वी कैन से एक्स्ट्रा स्टडीज या फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं और उन लोगों के पास में पैसों की कमी होती है, इन लोगों को क्या किया जाने लगा कि अब्रॉड में इनको स्टडीज के लिए भेजा जाने लगा, या नेक्स्ट उनको जो भी दिक्कतें आती है, रुकावटें आती है, जैसे कि एजुकेशनल लोन उन्हें मिलता था प्लस स्कॉलरशिप्स दी जाने लगी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अब अब्रॉड में एजुकेशन ले पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नेक्स्ट अचीवमेंट। चलिए और कुछ अचीवमेंट्स बाकी बचे हैं, उन्हें भी क्रॉस चेक करते हैं। इंक्रीज्ड इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज्ड इन एक्सपोर्ट्स। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की तो यस गाइस, अगला अचीवमेंट हो जाता है कि बहुत हद तक के एक्सपोर्ट वीकेंड से बढ़ गए हैं या इसके अंदर बहुत हद तक की बढ़ोतरी हो चुकी है सिर्फ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है, सारे कंट्रीज के बीच के बैरियर्स को रिमूव किया है, जिसकी वजह से अब हर कोई दूसरी कंट्री के साथ इजीली डील कर सकता है, अपनी चीजें बेच सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कि ये क्या था। अर्लियर इंडियन फार्मर्स वर ग्रोइंग ओनली staple food and cash crops, but now as per the requirement of globalization they have diversified their cropping pattern from traditional products to non-traditional products. They are developing horticulture, floriculture, medicinal plants and etc. Yes, if we talk about a diversification of cropping pattern,
तो पहले के फार्मर्स बहुत ही ट्रेडिशनल वे से काम किया करते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर 1991 अब हमारे फार्मर्स करते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर, फॉरिकल्चर, या वी कैन से ये लोग अब ग्रो करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, या अब्रॉड कंट्रीज में जिन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब ये लोग ट्रेडिशनल वे से सोचते भी नहीं है और काम भी नहीं करते। अब ये लोग वी कैन से रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से पर्टिकुलर काम करते हैं या उसे फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट इज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। चलिए देखते हैं कि स्कैर्सिटी वाली क्या प्रॉब्लम थी। Due to liberal imports, we can overcome scarcity of goods and raw material. This helps to solve the problem of inflation. Scarcity क्या होती है? Scarcity होती है किसी चीज की कमी, but just because of new economic policy, ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुकी है, या we can say अब जितना भी इन्फ्लेशन हो रहा था या और भी जो भी चीजें हो रही थी उसके ऊपर बहुत हद तक के कंट्रोल किया गया है। चलिए ये तो थे मेरे कुछ अचीवमेंट्स। चलिए बात करते हैं कि एनईपी के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ वी कैन से मेजर फेलियर्स भी है। नाउ व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ इट, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट। चलिए इसके कुछ फेलियर्स भी हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, चलिए देखते हैं कि लैक ऑफ सफिशिएंसी में क्या होगा। A country under globalization cannot achieve self-sufficiency in food production because it is forced to produce only those goods are demanded at global level which are profitable. Lack of self-sufficiency की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे बड़ा फेलियर होता है एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो प्रोडक्ट रनिंग में है या जिस प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है या डिमांड है, बस ये लोग वही प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, या जो जरूरी प्रोडक्ट है उस पर वो लोग फोकस नहीं कर पाते। ये बन जाता है उसका सबसे बड़ा फेलियर। चलिए सेकंड देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Due to globalization and liberalization, our domestic markets are adversely affected. They are flooded with imported goods due to liberal and import policy. Imported goods are cheaper than the domestic products. They are highly demanded. If we talk about guys adverse effect on domestic market, अब क्या होता है कि for example this is market, यहाँ पे दो चीजें अवेलेबल है, एक चीज है इंडियन, एक चीज है फॉरेन कंट्री की कोई भी एक चीज है। अज्यूम करते हैं ये पर्टिकुलर डस्टर, ये डस्टर अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डस्टर मिलता है आपको 100 रुपीज में, वेर एज कंपेयर टू इट फॉरेन कंट्री का इंपोर्ट डस्टर मुझे मिल जाता है 80 रुपीज में। द थिंग इज, या वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं फिर कि लोगों को मार्केट से डस्टर परचेज करना है। इंडियन डस्टर आपको मिलता है 100 में और अच्छी क्वालिटी का और वी कैन से चीपर रेट्स में फॉरेन कंट्री का डस्टर मिलता है आपको 80 रुपीज में। तो एवरीवन शुड गो या परचेज द डस्टर ऑफ फॉरेन कंट्री या करेंसी, जिसकी वजह से इंडियन चीजों को कोई पूछता नहीं है, कोई भाव नहीं देता है। ये हो जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट, जिसकी वजह से बहुत हद तक के वी कैन से द डोमेस्टिक मार्केट इज अफेक्टेड। जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज होती है या इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं उनकी वजह से, बट ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। द नेक्स्ट अफेक्ट्स पुअर फार्मर, अफेक्ट्स पुअर फार्मर्स। चलिए देखते हैं कि पुअर फार्मर्स की क्या हालत होती है। The benefits of globalization are being enjoyed by the rich farmers. They are growing exportable crops, but poor farmers are left unnoticed. They cannot face competition. If we talk about guys poor farmers, it's okay कि just because of globalization, privatization and liberalizations. Now,
rich farmers can easily enter into the global market, the global economy. But if we'll talk about poor farmers, so as they are not having sufficient amount of money with them, so that they are not becoming, yeah, we can say they can't be a part of that particular global economy. और वो लोग क्या होते हैं, दिन पे दिन उनके काम पे अफेक्ट पड़ता चला जाता है और दे आर बिकमिंग मोर पुअर. जितने भी गरीब वो पहले थे उनके ऊपर बहुत हद तक के अफेक्ट होता है. जितने भी रिच फार्मर है ये लोग क्या करते हैं, बहुत हद तक के चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं और पुअर फार्मर्स पैसे नहीं है तो पार्ट भी नहीं ले पाते हैं. अगला वाला देखते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन. चलिए देखते हैं. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट फेस कंपटीशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज. एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स्ड टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स एज अ सेक यूनिट और क्लोज डाउन टू सेल आउट देयर, वी कैन से, बिजनेस. अनहेल्दी कंपटीशन के अंदर क्या आता है, सेम जैसे फार्मर्स के साथ होता है रिच और पुअर का डिफरेंशिएशन, over here also it's an unhealthy competition guys between big we can say companies and small companies. जितनी भी स्मॉल कंपनीज होती है, ड्यू टू वी कैन से लैक ऑफ फाइनेंस या लैक ऑफ मनी, दे आर अनेबल टू compete with वी कैन से बिग कंपनीज या बिग बिजनेसमैन, एंड एज अ रिजल्ट they have to close, they have to shut down या they have to wind up their business. क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बैकफुट करके, उन्हें पता है कि हम लोग इन लोगों से compete नहीं कर पाएंगे, बैकफुट लेके वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं और सारा झमेला ही फिनिश कर देते हैं. चलिए और 2 फेलियर्स बचे हैं हमारे और फिर हमारा लेसन फिनिश. स्टार्ट करते हैं. neglects welfare aspect. The fifth one is neglects welfare aspects. Privatization of service like health, communication, education has led to exorbitant charges and fees from maximization of profit. Hence, welfare aspect has taken a back seat. जितना भी वेलफेयर एस्पेक्ट रहेगा, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो भी सर्विसेज है, हेल्थ, कम्युनिकेशन या एजुकेशन, इन चीजों के ऊपर क्या होता है, जितनी भी चार्जेस या फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे वेलफेयर एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, दूर कर दिया जाता है. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द लास्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment. Many Indian industries are compelled to close down as they cannot face the competition with multinational companies. Hence, large number of workers are thrown out of jobs, leading to unemployment, poverty and inequality. Yes, unemployment में क्या आता है कि बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंस की कमी होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज क्या हो जाती है बच्चों, शट डाउन या वी कैन से क्लोज, जिसकी वजह से अगर एक भी पर्टिकुलर कंपनी क्लोज होती है उसमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज को रिमूव किया जाता है या निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री में पॉवर्टी और बहुत सारे एन नंबर ऑफ इश्यूज आर वी कैन से एक के बाद में आते ही रहते हैं. तो चलिए ये सब कुछ थे मेरे फेलियर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. यहाँ पे मेरा 9th लेसन इकोनॉमिक्स का फिनिश हो जाता है. सिर्फ एक लेसन बचा हुआ है 10th वाला, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.